वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम ले रहे हैं प्रश्नावली 4.1 के सवाल नंबर 1 का पहला भाग। पहले भाग में हमें क्या सवाल दिया गया है? हमें सवाल दिया गया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना है हमें? देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये सर्वसम्मिका हमने इस तरह की सर्वसम्मिका लिखाई थी, आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लिखवाई थी, बीजीय सर्वसम्मिका लिखवाई थी शुरुआत में। क्या थी वो थी a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर कहीं पर है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, अब ये उसी रूप में है, a की जगह पर यहाँ पे x है और b की जगह पर 1 है, और इसको हम जब खोलेंगे तो किस तरह से लिखेंगे? x की जगह पर a की जगह पर x a स्क्वायर कर दिया, ये x का स्क्वायर कर दिया, प्लस b की b स्क्वायर की जगह पर हमने 1 का स्क्वायर कर दिया, प्लस 2 इंटू ए क्या है? a का मतलब है यहाँ पे x, b का मतलब क्या है? b का मतलब है 1 इंटू 1 इक्वल्स टू, ये क्यों लिख दिया? 2x माइनस 3। ठीक है, अब इसको और सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर एक ही होता है, प्लस 2 इंटू 1 2 ही हो गया, 2 एकम 2 2x हो गया, इक्वल टू, आगे बढ़ेंगे इस साइड को भी, RHS साइड को भी खोल लेंगे हम, तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, और 2 को -3 से करेंगे तो -6। ठीक है, अब RHS के अंदर जो है इनको LHS में ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे, साइड चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, तो ये क्यों,
फिर ये साइड चेंज किया तो 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 6x इस साइड में आएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। माइनस 2x और प्लस 2x ये कट जाएंगे, बचा क्या हमारे पास में एक्स स्क्वायर, 6 और 1 ये 7 हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस 7 इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7। 0x का मतलब ये x से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा। ठीक है, इसको मान सकते हैं हम। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन है और चर की जो अधिकतम घात है वो 2 है, इसलिए ये एक द्विघात समीकरण हो गया। तो यहां पर हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, वही चीज, चूंकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के अनुरूप है, के अनुरूप है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। तो ये बात हो गई हमारी प्रश्नावली 4.1 के सवाल नंबर 1 के पहले भाग पर। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 4.1 के सवाल नंबर 1 के दूसरे भाग पर। दूसरे भाग में हमें सवाल दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 और 3 माइनस एक्स। ठीक है, अब इस सवाल को जब हम सॉल्व करेंगे किस तरह से करेंगे, देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो ये क्यों रह गया, RHS साइड में जब किया हमने तो माइनस का 2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6 आ गया, माइनस का 2 जब माइनस के x से होगा तो प्लस का 2x आ गया। इसके बाद में पक्षांतर करेंगे, साइड चेंज करेंगे, यानी RHS की जो चीज़ें हैं उनको LHS की तरफ ले आएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो ये क्यों रह गया, ये माइनस का 6 था, इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, और ये प्लस के 2x थे तो इधर आकर के माइनस के 2x हो जाएंगे इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस का 2x और माइनस का 2x ये आपस में जुड़ जाएंगे, चिन्ह समान है। ठीक है, तो ये 4x हो जाएंगे, तो हमारी इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। क्योंकि इस इक्वेशन में एक तो बराबर का चिन्ह आ रहा है, इक्वल टू साइन आ रहा है, और दूसरा इसके में जो चर है उसकी अधिकतम घात 2 आ रही है, एक्स स्क्वायर 2 आ रही है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, हम कैसे लिखते हैं, हम इसको इस तरह से लिखेंगे, चूंकि 2 डॉट ऐसे 1 डॉट नीचे, नीचे वाले का मतलब होता है चूंकि, चूंकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के अनुरूप है, के अनुरूप है, इसलिए में 1 डॉट ऊपर और 2 डॉट नीचे, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण, द्विघात यानी क्वाड्रेटिक समीकरण यानी इक्वेशन है। ठीक है, अब हम लेंगे प्रश्नावली 4.1 के सवाल नंबर 1 का तीसरा भाग। तीसरे भाग के अंदर हमें सवाल दिया गया है x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 1 और x प्लस 3। ठीक है, अब इस सवाल में क्या करना है, हमें सरल करने के लिए बिल्कुल सिंपल है, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है।
इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? देखिए, इस x को पहले इस x से करेंगे, फिर इस x को इस 1 से करेंगे। ठीक है, x को इस x से किया तो क्या हो गया? x स्क्वायर। इस x को 1 से किया तो क्या आ गया? प्लस x। अब -2 को x से किया तो क्या आ गया? -2x। और -2 को इस 1 से किया तो क्या आ गया? +2। -2 को इस 1 से किया तो -x, -2, -2। ठीक है, इसमें देखिए माइनस का चिन्ह आएगा यहाँ पर, -2। ठीक है, अब इक्वल्स टू का साइन लगा दिया हमने। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? x को x से किया तो x स्क्वायर, x को इस 3 से किया तो 3x, -1 को x से किया तो -x, -1 को 3 से किया तो -3। ठीक है, अब पक्षांतर कर लेंगे। पक्षांतर करने का मतलब है कि जो RHS साइड के अंदर जो हैं इनको LHS साइड में ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे? देखिए, x स्क्वायर प्लस x -2x -2। यहां तक तो ये क्यों लिख लिया? अब x स्क्वायर को इधर लाए तो ये प्लस का था, इधर आकर के माइनस का x स्क्वायर हो गया। प्लस का 3x था, ये लेफ्ट हैंड साइड में जब आएगा तो ये माइनस का 3x हो जाएगा। ये जो माइनस का x था ये लेफ्ट हैंड साइड में जब आएगा तो प्लस का x हो जाएगा। और ये माइनस का 3 था, जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये प्लस का 3 बन जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक है, अब x को गिन लेते हैं हम। देखिए, ये माइनस का 2x, ये माइनस का 3x, माइनस माइनस समान है, यानी माइनस की 5x हो गई। इधर प्लस का x और प्लस का x, 1 और 1 2x हो गए, तो 2x प्लस के हैं और 5x किसके हैं? माइनस के हैं। तो जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा? माइनस का 3x निकल करके आएगा। तो x स्क्वायर तो यूं क्यों रह गया? माइनस का 3x निकल करके आ गया। सॉरी, x स्क्वायर यूं क्यों नहीं रहा? ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर तो कट गया, तो माइनस का 3x यूं क्यों आ गया निकल करके? फिर देखिए और क्या बच रहा है? ये माइनस के 2 है, ये प्लस के 3 है। तो प्लस के 3 में से माइनस का 2 जब जाएगा तो क्या आ जाएगा? प्लस का 1, तो प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई, -3x + 1 इक्वल टू 0। अब देखिए, इसमें बराबर का चिन्ह है, बिल्कुल है। ठीक है, लेकिन चर की जो घात है, अधिकतम घात है, वो 2 नहीं है, 1 ही है। x की घात कुछ नहीं दे रखी, यानी 1 है, जबकि होनी चाहिए 2। इसका मतलब क्या है? ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। यहां पे हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिख देंगे, चूंकि 2 बिंदु ऊपर 1 बिंदु नीचे, चूंकि यह ax² + bx + c बराबर 0 के अनुरूप नहीं है, इसलिए में 1 बिंदु ऊपर और 2 बिंदु नीचे, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात क्वाड्रेटिक समीकरण नहीं है, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये भी बात हो गई हमारी सवाल नंबर, इसके क्वेश्चन नंबर 1 के तीसरे भाग की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ले रहे हैं इस सवाल का चौथा भाग। चौथे भाग में हमें सवाल क्या दिया गया है? सवाल हमें दिया गया है x - 3 और 2x + 1 इक्वल्स टू x + 5। ठीक है,
इसमें कुछ नहीं करना है, ब्रैकेटों को खोल देना है। इन दोनों ब्रैकेटों को खोलने का मतलब है कि x को पूरे इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस चिन्ह को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, दोनों तरफ हम ब्रैकेटों को खोल देते हैं। कैसे खोलेंगे देखिए, यहाँ पे खोलेंगे तो x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, x को इस 2x से किया तो x को इस 1 से किया तो प्लस x, फिर माइनस चिन्ह को किया 2x से तो माइनस 6x, माइनस चिन्ह को किया प्लस 1 से तो माइनस 3 इक्वल्स टू, इसको करें x को x से किया तो x स्क्वायर प्लस इसको किया तो 5x। ठीक है, अब पक्षांतर कर लेंगे। पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, ये तो यहाँ क्यों लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3, ये क्यों लिख दिया। ठीक है, अब x स्क्वायर को इधर लाए तो ये प्लस का था, इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर। अब ये 5x प्लस का था, इसको इधर लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो ये माइनस का 5x हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 2x स्क्वायर है और ये माइनस का x स्क्वायर है तो एक घट जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, केवल x स्क्वायर बच जाएगा प्लस का। ठीक है, अब x की बात करें तो ये माइनस के 5x है और ये माइनस के 6x है। ठीक है, यानी जुड़ करके क्या हो जाएंगे, माइनस के 11x। ठीक है, और ये क्या है, ये प्लस का x है, प्लस का x है, तो ये घट जाएगा, घट करके क्या हो गया, माइनस के 10x, और ये क्या बचा, माइनस का 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन के अंदर क्या है देखिए, इक्वल टू साइन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और जो चर है यानी x जो है इसकी घात 2 आ रही है, बिल्कुल आ रही है। इसका मतलब ये एक द्विघात समीकरण है। यहां पे हम लिख देंगे चूंकि 2 बिंदु ऊपर 1 बिंदु नीचे, चूंकि यह है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी द्विघात समीकरण का मानक रूप के अनुरूप है, के अनुरूप है। इसलिए 1 बिंदु ऊपर 2 बिंदु नीचे यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलिए अगला भाग लेते हैं। अब हम ले रहे हैं इस सवाल का 5वां भाग। 5वें भाग में हमें सवाल दिया गया है 2x माइनस 1 ब्रैकेट x माइनस 3 ब्रैकेट इक्वल्स टू x प्लस 5 ब्रैकेट और x माइनस 1 ब्रैकेट। और इस सवाल में हमें देखना है कि जो ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो इसको सरल करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रैकेट्स को खोल देते हैं, यानी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, दोनों साइडों में, इधर भी कर देते हैं, इधर भी कर देते हैं। ठीक है, इस साइड में जब हम करेंगे तो क्या आएगा देखिए, 2x को पहले x से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में 2x स्क्वायर। ठीक है, फिर इस 2x को माइनस 3 से करेंगे तो आ जाएगा माइनस 6x। ठीक है, फिर अब इस माइनस 1 को x से करेंगे तो माइनस x आ जाएगा, और माइनस 1 को जब माइनस 3 से करेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू, इधर देखिए, इधर क्या होगा, x को इस x से करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, इस x को 1 से करेंगे, माइनस 1 से करेंगे तो माइनस x आ जाएगा, इस 5 को जब x से करेंगे तो प्लस 5x आ जाएगा, और इस 5 को जब माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए माइनस का x और
प्लस के 5x, यानी ये क्या हो गया, RHS साइड में अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का 4x बच गया माइनस 5। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ क्या हो गया, देखिए माइनस के 6x थे और इधर भी माइनस का 1x है, तो 6x 7x, तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। ठीक है, अब हम करेंगे पक्षांतर, तो पक्षांतर जब हम करेंगे तो क्या होगा, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, तो यूँ क्यों रहा, और ये लेफ्ट हैंड साइड में जब आएगा एक्स स्क्वायर तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस के 4x जब इधर आएंगे तो माइनस के 4x हो जाएंगे, माइनस का 5 जब इस साइड में आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए 2x स्क्वायर है, इधर माइनस का x स्क्वायर है, इधर प्लस के 2x स्क्वायर है, तो जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो क्या बच जाएगा, प्लस का x स्क्वायर। ठीक है, इधर देखिए माइनस के 7x है और इधर माइनस के 4x है, माइनस माइनस जुड़ जाते हैं तो माइनस के कितने हो गए, 11x माइनस 11x। ठीक है, फिर देखिए प्लस के 3 है और प्लस के 5 है, दोनों जुड़ करके कितने हो गए, 8 प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो हमारी जो इक्वेशन आ गई, हमारा जो समीकरण आ गया वो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 बराबर 0। क्योंकि ये जो इक्वेशन है इसके अंदर एक बराबर का साइन है, इक्वल टू साइन मौजूद है, और जो चर है, जो वेरिएबल है यानी जो x है, इसकी अधिकतम घात 2 है। ठीक है, पावर 2 आ रही है, इसका मतलब ये एक द्विघात समीकरण है। तो हम क्या लिख देंगे, यहां पर क्या लिख देंगे, जैसा कि हमेशा लिखते आ रहे हैं हम, चूंकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के अनुरूप है, के अनुरूप है, इसलिए एक बिंदु ऊपर 2 बिंदु नीचे, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलिए अब हम लेते हैं इस सवाल का छठा भाग। छठे भाग में हमसे कहा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस सवाल को हल करने के लिए हमें क्या करना है, देखिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर दे रखा है, यहां पे हमने एक बीजीय सर्वसम्मिका की बात की थी, एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी की बात की थी। क्या थी वो बीजीय सर्वसम्मिका, वो थी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ये थी जो हमने शुरुआत में ही आपको लिखवाई थी। ठीक है, अब इसको इसी रूप में हमें खोलना है, इस वाले ब्रैकेट को। ठीक है, तो कैसे खोलेंगे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड तो क्यों रहने दी हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू, अब राइट हैंड साइड को हम खोल रहे हैं, तो a की जगह पर x है और b की जगह पर 2 है, तो a स्क्वायर करना है हमें, यानी x का स्क्वायर कर दिया, प्लस b स्क्वायर करना है हमें, यानी जो 2 है उसका स्क्वायर कर दिया, माइनस 2 इंटू a क्या है, x। ठीक है, और b क्या है, 2। ठीक है, अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 तो यूं क्यों रह गया, इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, माइनस कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4, 4x
ठीक है, अब करेंगे हम पक्षांतर। ठीक है, पक्षांतर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 तो ये क्यों रहने दिया। ठीक है, अब ये जो एक्स स्क्वायर था राइट हैंड साइड में, उसको लेफ्ट हैंड साइड में जब ले जाएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस प्लस के 4 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस के 4 हो जाएंगे, और इस माइनस के 4x को इधर ले जाएंगे तो प्लस का 4x हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये एक्स स्क्वायर माइनस का है, तो दोनों कट जाएंगे। अब क्या बचा, ये बच गया 3x प्लस का और इधर बच गया 4x प्लस का, दोनों जुड़ के 7x हो जाएंगे प्लस के। ठीक है, और इधर क्या बचा, माइनस का 4 और ये प्लस का 1। ठीक है, तो माइनस का 4 और प्लस का 1, यानी माइनस का 4 में से प्लस का 1 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 7x माइनस 3 बराबर 0, ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन के अंदर क्योंकि बराबर का साइन तो है, लेकिन जो चर की जो घात है वो 2 नहीं है, वेरिएबल की जो घात है वो 2 नहीं है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे चूंकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के अनुरूप नहीं है, के अनुरूप नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है। ठीक है, चलिए अब लेते हैं हम इस सवाल का 7वां भाग। 7वें भाग में हमें सवाल दिया गया है x प्लस 2 का होल क्यूब पावर 3 इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब इस सवाल के अंदर हमें क्या करना है, करना तो वही है कि पहचानना है द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो पहले इसको सरल करेंगे। सरल करने के लिए देखिए यहाँ पे x प्लस 2 का होल क्यूब दे रखा है। तो जब हमने लेसन की शुरुआत की थी तो हमने कुछ आपको बीजीय सर्व समीकरण बताई थी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज बताई थी, लिखाई थी। ठीक है, तो उनमें ही एक बीजीय सर्व समीकरण थी a प्लस बी का होल क्यूब, उसको हम लिखते थे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी और दूसरे ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, ये लिखते थे। ठीक है, तो इस चीज को खोल करके हम इस रूप में लिख देंगे। ठीक है, a की जगह पर यहां पर x लिखना है और b की जगह पर 2 लिखना है। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, देखिए x क्यूब प्लस b की जगह पर 2 लिखा तो b का क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो जाता है 8। ठीक है, प्लस 3a, a का मान है x, b का मान क्या है, b का मान है 2। ठीक है, फिर ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, यानी a क्या है x प्लस b कितना है 2, इक्वल्स टू, ये यूं कहीं उसको मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा, 2x क्यूब हो जाएगा ये, और 2x जब माइनस से होगा तो माइनस 2x। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, देखिए x क्यूब प्लस 8, अब 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 दूनी 6, तो प्लस 6x, फिर ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2 इक्वल्स टू, ये कहीं आ गया 2x क्यूब माइनस 2x, ये कहीं आ गया। ठीक है,
अब और खोलेंगे इसको, 6x को अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा हमारे पास में एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर 6x स्क्वायर और 6 इससे होगा तो प्लस 12x इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, अब हम करेंगे पक्षांतर। ठीक है, तो पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा हमारे पास में एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x। ये तो यूं क्यों लिख दिया हमने, पक्षांतर किया इसका, तो ये प्लस का 2x क्यू था, इधर आकर के माइनस का 2x क्यू बन गया। इसी तरह से ये माइनस का 2x था, इधर आकर के प्लस 2x बन गया बराबर 0। ठीक है, अब देखिए q की संख्याएं देखते हैं, एक्स क्यू ये प्लस का है और ये एक्स क्यू माइनस के 2x क्यू है। तो जब माइनस के 2x क्यू में से एक एक्स क्यू घटेगा तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में बच जाएगा माइनस का एक्स क्यू। ठीक है, इसके बाद में देखिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर की बात करें, ये 6x स्क्वायर है और ये 6x स्क्वायर है। ठीक है, और 3 कहाँ चला गया, 6x स्क्वायर, ये 6x स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर की दूसरी संख्या कहाँ है, तो 6x स्क्वायर क्यों लिख दिया हमने, ठीक है ना, तो प्लस 6x स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में क्या बच रहा है, देखिए 12x तो ये है और 2x ये हैं, दोनों प्लस के हैं, तो 12 और 2 14x प्लस 14x। ठीक है, फिर क्या बच रहा है, फिर बच रहा है 8, तो ये बच रहे हैं और कुछ नहीं बच रहा, 8 ही बच रहे हैं, प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन हमें प्राप्त हो गई। ठीक है, अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें, तो हमें क्या मालूम चलेगा, देखिए इक्वल टू साइन तो है, लेकिन क्या है, चर की अधिकतम घात कितनी है, 3, जबकि होनी कितनी चाहिए, 2। तो ये एक द्विघात बहुपद नहीं है, ये एक त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो यहां पे हम किस तरह से लिख देंगे, जैसा हमेशा लिखते आ रहे हैं, चूंकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के अनुरूप नहीं है, के अनुरूप नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। आए बस समझ, ये एक त्रिघात समीकरण हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्नावली 4.1 के सवाल नंबर 1 के 8वें और अंतिम भाग पर। इसमें हमें क्या सवाल दिया गया है, इसमें हमें सवाल दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल क्यूब, पावर 3, इसको होल क्यूब बोलते हैं। ठीक है, इसमें करना क्या है, इसमें करना कुछ भी नहीं है, ये x माइनस 2 का होल क्यूब जो है, इस ब्रैकेट को हमें खोलना है। और खोलना किस आधार पर है, हमने कुछ बीजीय सरल समीकरणाएं आपको लिखाई थी चैप्टर की शुरुआत में, 5-6 लिखवाई थी ना। ठीक है, उनमें से ही एक बीजीय सरल समीकरण थी a माइनस बी का होल क्यूब अगर कहीं पर हो तो हमें क्या करना पड़ता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब
माइनस 3 इंटू ए इंटू बी और ब्रैकेट के अंदर ए माइनस डी, ये सर्वसम्मिका थी। ठीक है, तो हमें इस सर्वसम्मिका के आधार पर ही इस ब्रैकेट को खोलना है। यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जहाँ पर यहाँ पे a आया है, a की जगह पर इस ब्रैकेट में x है और b की जगह पर 2 लिखा हुआ है। तो जहाँ जहाँ पर a है वहाँ पे x लिखना है, जहाँ जहाँ पर b है वहाँ पर हमें 2 लिखना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो राइट हैंड साइड है ये वाली, इसको तो अभी यहाँ की यहाँ रहने देते हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को यूं क्यों रहने देते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लगा दिया इक्वल टू साइन, यहाँ लगा दिया हमने और इसको खोल दिया हमने। ए क्यू लिखा हुआ है फार्मूले के अंदर, सर्वसम्मिका के अंदर, तो यहाँ पे हमें एक्स क्यू लिखना है। ठीक है, माइनस बी क्यू लिखा हुआ है, यानी हमें 2 का क्यू लिखना है। 2 का क्यू हमें मालूम है, तो 2 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या आ जाता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये डायरेक्ट 8 लिख देते हैं हम यहाँ पे आ जाएगा 2 का क्यू यानी 8। ठीक है, इसके बाद में हमें करना है माइनस, फिर 3 लिखना है, फिर a यानी x को लिखना है, फिर b यानी 2 को लिखना है। ठीक है, फिर ब्रैकेट के अंदर हमें बड़ा ब्रैकेट बना करके a माइनस बी लिखना है, यानी x माइनस 2 को लिखना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यू माइनस 8 माइनस ये 3 दूनी 6x, 6x, ये 3 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 हो जाएगा और ये x से मल्टीप्लाई होकर x हो जाएगा 6x, और ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया, x माइनस 2। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे और सोल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6x को, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यू माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर, और माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस 12x। ठीक है, 12x हो गया। अब ये तो सॉल्व हो गया पूरा। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या थी इसकी, लेफ्ट हैंड साइड थी हमारी एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ठीक है, अब हम पक्षांतर कर लेते हैं, यानी RHS में जो चीजें हैं उनको LHS में ले जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं। ठीक है, ऐसा करते समय चिन्ह बदल जाते हैं, हम जानते हैं। तो कैसे होगा, लेफ्ट हैंड साइड को पहले तो यूं क्यों रहने देंगे, देखिए एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये यूं क्यों रहने दिया, एक्स क्यू इधर गया तो माइनस का एक्स क्यू बन गया, माइनस का 8 इधर आएगा तो प्लस का 8 बन जाएगा, माइनस के 6x स्क्वायर इधर आएंगे तो प्लस के 6x स्क्वायर बन जाएंगे। ठीक है, और प्लस के 12x जब इधर आएंगे तो माइनस के 12x बन जाएंगे इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये प्लस का एक्स क्यू है, ये माइनस का एक्स क्यू है, तो ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, अब क्या बचा, अब देखिए क्या बचा हमारे पास में, देखिए माइनस का 4x स्क्वायर और ये प्लस के 6x स्क्वायर, तो प्लस के 6x स्क्वायर में से माइनस के 4x स्क्वायर जाएंगे तो हमारे पास में क्या बच जाएगा, प्लस के 2x स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में और क्या बचा, देखिए ये है माइनस का 12x और ये है माइनस का ही x, तो माइनस के 12x और एक x मिलकर के क्या हो जाएंगे, माइनस के 13x, तो माइनस 13x। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास में, देखिए एक तो प्लस का ये x 1 बच गया और ये प्लस के 8 बच गए, ये तो 8 और 1 9, तो प्लस के 9 लिख दिया हमने इक्वल टू 0। तो हमें जो इक्वेशन प्राप्त हुई वो ये प्राप्त हुई। ठीक है, अब इसमें क्या क्या खास बात आ गई, देखिए इक्वल टू साइन तो है ही, और जो चर है, जो वेरिएबल है, उसकी अधिकतम घात कितनी है, x की अधिकतम घात कितनी है
2। इसका मतलब यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो हम इसमें लास्ट में क्या लिख देते हैं, जैसा कि हमेशा लिखते आ रहे हैं हम, चूंकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के अनुरूप है, के अनुरूप है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो ये जो हमने बात की अब तक वो की थी कि द्विघात समीकरण की पहचान आखिर हम करते कैसे। ठीक है, पहचान करने में हमें दो बातें ध्यान रखनी होती है। इसमें क्या होता है कि पहले तो इक्वेशन जो भी हमें दे रखी होती है उसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करने के बाद में दो बातों का हम ध्यान देते हैं कि क्या उसमें इक्वल टू साइन लगा हुआ है, ये समीकरण की पहचान है। और दूसरी बात हमें ये देखना होता है कि क्या उस इक्वेशन में जो चर इस्तेमाल हुआ है, जो वेरिएबल इस्तेमाल हुई है, उसकी अधिकतम घात 2 है कि नहीं। अगर ऐसा है तो वो द्विघात हमारा समीकरण होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है, यहां पर हम आपको ये भी बता दें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान करने के लिए हमें जो दो बातों का और खास बात ध्यान रखना चाहिए, हमें दो बातें। और पहली बात तो ये कि जो बीजीय सर्वसमीकाएं हमने चैप्टर से पहले आपको लिखाई थी 5-6, वो अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि जब भी हम गणना करें, जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ भी करें, तो बड़ी सावधानी से धीरे धीरे तसल्ली से करें। कहीं ऐसा ना हो कि प्लस माइनस की गड़बड़ी से हमारा पूरा सवाल गलत हो जाए। ठीक है, तो इन दो बातों का हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़। अब हम बात करेंगे शब्द समस्या का, यानी वर्ड प्रॉब्लम्स का द्विघात समीकरण के रूप में, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूप में किस तरह से निरूपण किया जाता है, किस तरह से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, इस बात पर देखिए। शब्द समस्या या वर्ड प्रॉब्लम जो हैं, इनके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे और लेसन के अंत में भी चर्चा करेंगे। काफी मात्रा में हम सब समस्याओं को सॉल्व भी करेंगे। ये व्यवहारिक जीवन में आने वाली समस्याएं हैं, और शब्द समस्या को देख करके, यानी दी गई परिस्थितियों को देख करके द्विघात समीकरण के रूप में उस परिस्थिति को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में उस परिस्थिति को हम किस प्रकार से निरूपित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, यही बात हमको समझनी है। देखिए, अगर हम बात करें शब्द समस्या की या वर्ड प्रॉब्लम की, तो हम मुख्यतः 6 प्रकार की वर्ड प्रॉब्लम हमारे सामने आती हैं। पहले प्रकार की जो वर्ड प्रॉब्लम है वो होती है संख्या संबंधी। संख्या संबंधी यानी बेस्ड ऑन नंबर्स। किस पर निर्भर होती है? नंबर संबंधी, NUMBERS, नंबर्स। ठीक है, और दूसरी प्रकार की जो समस्याएं होती हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, वो होती है समय, दूरी और चाल से संबंधित। समय यानी टाइम, दूरी यानी डिस्टेंस, और चाल यानी स्पीड। दूसरी समस्याएं हैं समय, दूरी और चाल संबंधी, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड संबंधी। ठीक है, तीसरे प्रकार की जो समस्याएं हमारे सामने आती हैं वो आती हैं आयु संबंधी, एज संबंधी, एज संबंधी। ठीक है, चौथी प्रकार की जो समस्याएं हमारे सामने आती हैं वो आती हैं पाइथागोरस जो थ्योरम है, पाइथागोरस जो प्रमेय है समकोण त्रिभुज की, पाइथागोरस थ्योरम यानी प्रमेय संबंधी।
ठीक है। पांचवी जो हमारी समस्याएं सामने आती है हमारे सामने, वो आती हैं क्षेत्रमिति संबंधी। क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन, अंग्रेजी में बोलते हैं मेंसुरेशन, MENSURATION, मेंसुरेशन संबंधी। मेंसुरेशन का मतलब तो आप जानते ही होंगे। मेंसुरेशन में आते हैं क्षेत्रफल, परिधि, परिमाप, इस तरह के सवाल, जिसमें अभी हम देखेंगे जो सब समस्याएं आएंगी उसमें मुख्यतः वर्ग और आयत, स्क्वायर और रेक्टेंगल, इनकी जो सब समस्या है वो हमारे सामने आएंगी। ठीक है। और छठे प्रकार की जो शब्द समस्याएं हमारे सामने आती हैं वो आती हैं समय और कार्य की, समय व कार्य संबंधी, टाइम एंड वर्क संबंधी। ठीक है। अब ये जो शब्द समस्याएं हमारे सामने आती हैं, इन शब्द समस्याओं को हल करने के लिए हमें बहुत सी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। किन किन चीजों की जानकारी होनी चाहिए? देखिए, छोटी छोटी बातें हैं, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। देखिए, पहली बात मैं ले रहा हूं, फर्स्ट चीज क्या ध्यान रहनी चाहिए हमें। देखिए, अगर हमें कहीं पर यह दिया गया है कि दो चीजों का योग, कोई भी दो चीज है, हम मान लेते हैं ए और बी है, इन दो चीजों का योग मान लीजिए सी है। ठीक है। और कोई हमसे पूछे, हमसे कहे कि बताइए ए का वैल्यू क्या है, ए का मान क्या है। तो अगर ए का वैल्यू हमें निकालना है, यानी ए इक्वल्स टू हमें निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा सी, और ये बी जो है ये आरएचएस साइड में जाएगा, राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो ये माइनस का बी हो जाएगा, माइनस बी। ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या होगी, सी माइनस बी। ठीक है। अगर कोई हमसे ये कह दे कि मान लीजिए दो चीजों का योग 18 है और उनमें से एक चीज x है, बताइए दूसरी चीज क्या है। तो दो चीजों का योग 18 है, इसका मतलब दूसरी जो चीज होगी वो 18 माइनस एक्स होगी। पहली चीज तो x दे रखी है, कुल योग दे रखा है 18, तो 18 में से अगर हम x को घटा दें तो दूसरी चीज हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। आइए समझ, उदाहरण के लिए अगर हमसे ये कहा जाए 5 + 7 = 12, दो चीजों का योग 12 है, अगर पहली चीज 5 है तो दूसरी चीज क्या होगी, पहली चीज अगर 5 है दूसरी चीज क्या होगी 12 - 5, हुई कि नहीं हुई। ठीक है। तो ये जोड़ का जो हमारा तरीका होता है उसको समझने का, उसका अर्थ समझना हमें आना चाहिए। ये चीज हमारे कई जगह पे काम आएगी जब भी हम शब्द समस्याओं को हल करेंगे, खास तौर पे नंबर संबंधी, संख्या संबंधी, उस समय हमारे काफी काम आएगी। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमें और क्या चीज मालूम होनी चाहिए। देखिए, हमें ये मालूम होना चाहिए कि अगर हमसे ये कहा जाए कि दो चीजें हैं ए और बी, ठीक है, और हमसे ये कहा जाए कि ए जो है वो बी के 2 गुने से 3 अधिक है। पहली बात तो इसमें दो बातें हैं, ए बी के 2 गुने से अधिक है, ये अगर हमसे कहा जाए ए बी से 2 गुना अधिक है, ए बी से 2 गुना अधिक का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर, इसके दो अर्थ निकल सकते हैं कि अगर बी एक्स है तो ये 2x होगा, ए 2x होगा। ठीक है। या फिर इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर ए एक्स है तो ये इसका आधा होगा, 1/2 होगा, x/2 होगा। ठीक है। आए बस, हमसे अगर ये कहा जाए कि ए जो है वो b से 2 गुना है, b का 2 गुना है,
तो अगर हमने b को x मान लिया तो 2x हो जाएगा। अगर हम a को मान लेते हैं x तो b क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है बस समझ। ठीक है, अब मान लीजिए हमसे कोई ये कहे कि a b के 2 गुने से 3 अधिक है, तो a b के 2 गुने से 3 अधिक है, यानी अगर b x है तो a हो गया 2x, और ये 2 दुगने से भी 3 अधिक है, यानी 2x प्लस 3। अगर 3 अधिक बताया जाए तो 2x प्लस 3 कर लिख देंगे हम। अगर हमें बताया जाए कि मान लीजिए 4 कम है दुगने से तो 2x माइनस 4 कर देंगे। यानी अगर अधिक आता है तो प्लस कर देते हैं, और अगर कम आता है तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं। आई बात समझ। ठीक है, आयु संबंधी जब सवाल हम लोग करते हैं तब अक्सर इस तरह के हमें सोचना पड़ता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शब्द आता है क्रमागत। क्रमागत, क्रमागत संख्या। क्रमागत का मतलब है, अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव, CONSECUTIVE, कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव नंबर या क्रमागत संख्या। कॉन्जिक्यूटिव नंबर या क्रमागत संख्या का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्रमागत, क्रम में आगत, अगले क्रम वाली संख्या। अगर कोई संख्या लिखी हुई है 5 तो उसकी क्रमागत संख्या हो गई 6। ठीक है, जो अगले क्रम में आ रही है, जस्ट अगली, सक्सेसर जो है, अगली संख्या, वो क्रमागत संख्या कहलाती है, पिछली नहीं, अगली संख्या। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन सा कहलाता है? अगला नंबर, जो भी नंबर हमें दिया गया उससे जस्ट अगला नंबर। ठीक है, अब क्रमागत में भी 2 तरह की चीजें आ सकती है हमारे पास में। हमसे कोई कह सकता है क्रमागत सम संख्या, क्रमागत सम संख्या, या हमसे कह सकता है क्रमागत विषम संख्या। विषम संख्या। क्रमागत सम संख्या का मतलब है, क्रमागत को बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव, सम का मतलब होता है इवन, अंग्रेजी में इवन नंबर बोलते हैं। तो क्रमागत सम संख्या या कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का मतलब क्या हुआ कि अगर हम इवन नंबर्स लिखें, सम संख्याएं लिखें, तो कैसे लिखेंगे? केवल सम संख्याएं लिखनी है हमें, 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरह से तो लिखेंगे। ये क्रमागत सम संख्याएं हैं, क्रमागत सम संख्याएं हैं, ये सारी सम संख्याएं हैं। ठीक है, अब क्रमागत सम संख्या हमसे कहा जाए तो अगर पहली संख्या 4 है तो अगली संख्या जो सम संख्या होगी वो 6 होगी, यानी इसमें कितना जुड़ रहा है? 2 ऐड हो जाएगा, इनमें अंतर कितना है? 2। ठीक है, इसी तरह से क्रमागत विषम संख्या, विषम संख्याओं को लिख लो आप, 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह से। ठीक है, ये क्रमागत विषम संख्या होगी। अब चाहे से सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, 2 सम संख्याओं के बीच में, 2 क्रमागत सम संख्याओं के बीच में, या 2 क्रमागत विषम संख्याओं के बीच, चाहे से कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हो चाहे से कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर हो, इनके बीच में जो अंतर होता है वो 2 का अंतर होता है। तो अगर हम मान लें कोई क्रमागत, कोई पहली संख्या मान लीजिए x है, तो इसकी अगली क्रमागत सम या विषम संख्या अगर हमसे कही जाए तो इसके अंदर +2 कर देते हैं, x + 2। सम संख्या को भी x + 2 लिख सकते हैं और विषम संख्या के रूप में भी x + 2 लिख सकते हैं।
अगर इसको सम माना है तो ये अगली सम संख्या हो जाएगी, अगर x को विषम माना है तो ये विषम संख्या ओड संख्या हो जाएगी। आई बात समझ? क्रमागत कॉन्जिक्यूटिव संख्या का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। खैर, ये शब्द हमारे कई सवालों में आएगा, खास तौर पर संख्या संबंधी जो सवाल होते हैं उनके अंदर इस तरह का शब्द आता है क्रमागत, हमें याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके अलावा एक शब्द आता है पूर्णांक। पूर्णांक पूर्णांक को अंग्रेजी में हम बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर और पूर्णांक और इंटीजर के बारे में हमने आपको लेसन नंबर 1 में बताया था। पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्या बताया था हमने लेसन नंबर 1 में। देखिए, हमने बताया था कि जो संख्याएं होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं। पहले प्रकार की संख्या हमने बताई थी एक व एक से बड़ी, 2, 3, 4, इस तरह से इनफाइनाइट तक, अनंत तक एक व एक से बड़ी जो संख्याएं थी इनको हमने कहा था प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। और जब प्राकृत संख्या के अंदर हमने जीरो को शामिल कर लिया, यानी जीरो प्लस प्राकृत संख्या, यानी 1, 2, 3 इस तरह से, इसको मिलाकर के हमने बोला पूर्ण संख्या, होल नंबर। और जब पूर्ण संख्याओं के साथ में हमने नेगेटिव संख्याएं भी जोड़ी, यानी 0, 1, 2, 3, इनके साथ में जब हमने नेगेटिव संख्या यानी -1, -2, -3 इनको भी शामिल किया तो वो क्या कहलाई? हमारी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या या इंटीजर। अब जब पूर्णांक संख्याओं की बात आती है तो दो शब्द आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं। एक शब्द इस्तेमाल होता है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, और दूसरा शब्द इस्तेमाल में होता है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक का मतलब है 0 और उससे बड़ी जो संख्याएं हैं प्लस वाली, ये सारी धनात्मक पूर्णांक कहलाती है। ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब क्या है कि माइनस वाली जितनी भी संख्याएं हैं वो सब ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती है। अगर ऋणात्मक पूर्णांक शब्द लिखा है इसका मतलब हमें कौन कौन से नंबर्स लिखने हैं? -1, -2, -3 इस तरह से। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक लिखना है तो 0, 1, 2, 3, 4 ये सब धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, आई बात समझ? तो ये बात हो गई हमारे पूर्णांकों की। ठीक है, अब देखिए एक बात और समझते हैं। जब हम आयु संबंधी सवाल करते हैं और हमसे ये कहा जाता है कि एक की वर्तमान आयु, एक की आयु 3 वर्ष बाद कितनी होगी? अगर हमें ये लिख दिया कि ए की आयु 3 वर्ष बाद बताइए, तो इसका मतलब क्या है? ए की वर्तमान आयु जो भी है, मान लीजिए ए ही है, इसमें से 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, आफ्टर, यानी हमें जोड़ना है +3। ए की आयु 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? ए +3। अगर आज x है तो 3 वर्ष बाद हो जाएगी x +3। अगर हमसे ये कहा जाए कि ए की आयु 3 वर्ष पहले, बिफोर, एक तो है आफ्टर, एक है पहले, बिफोर। बिफोर में हम a-3 कर देंगे, या फिर x अगर वर्तमान आयु मानी हमने तो x में से 3 को हम घटा देंगे। तो अगर हमें
3 वर्ष बाद लिखा हुआ है, आफ्टर लिखा हुआ है, आफ्टर कहा जाए तो हम जोड़ देते हैं, और अगर हमें पहले कहा जाए, बिफोर कहा जाए, तो हम उसमें से वर्तमान आयु में से उतने ही वर्षों को घटा देते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए और देखते हैं। और देखिए, हमें जब भी शब्द समस्याएं हम करते हैं समय वाली, समय, दूरी और चाल वाली, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड वाली, उस समय एक फार्मूला हमें चाल का जरूर मालूम होना चाहिए। चाल, चाल को इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड, SPEED, स्पीड। स्पीड का फार्मूला क्या होता है? वो होता है दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। अब ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले से 2 फार्मूले और बनते हैं। कैसे बनते हैं? अगर हमें चाल मालूम करनी है तब तो दूरी बटा समय, अगर हमें समय मालूम करना हो, समय मालूम करना हो तो समय इधर चला जाएगा चाल की जगह पर और चाल नीचे आ जाएगी। तो दूसरा फार्मूला हमारा बन जाएगा समय इक्वल्स टू दूरी बटा चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये टाइम का फार्मूला बन जाएगा। अगर हमें दूरी ज्ञात करनी हो तो दूरी को यहीं रहने देंगे हम, और क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, समय को और स्पीड को। तो हमारा तीसरा फार्मूला हो जाएगा दूरी वाला, डिस्टेंस का। दूरी या डिस्टेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा? चाल यानी स्पीड इनटू समय यानी टाइम। ठीक है, तो हमें ये 3 फार्मूले मालूम होने चाहिए। ठीक है। इसके बाद में जब शब्द समस्या हम करते हैं पाइथागोरस प्रमेय के ऊपर आधारित, पाइथागोरस थ्योरम पर आधारित। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? ये है समकोण त्रिभुज से संबंधित। राइट ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। ये कोई समकोण त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जिसका एक कोण, एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है। समकोण त्रिभुज को क्या बोलते हैं हम अंग्रेजी में? RIGHT, राइट ट्राइंगल, ट्राइएंगल, राइट ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। ठीक है। जब समकोण त्रिभुज से संबंधित, पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित सवाल होते हैं तो हमें पाइथागोरस प्रमेय मालूम होनी चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय का मालूम होने से पहले हमें समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। समकोण त्रिभुज में क्या होते हैं? देखिए, मान लीजिए ये कोई समकोण त्रिभुज है, A, B और C। ठीक है। त्रिभुज है तो 3 भुजाएं हैं, पहली बात। समकोण है यानी 90 डिग्री का कोण है। ठीक है। अब समकोण त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होती हैं, इनकी नाम हमें मालूम होने चाहिए। सबसे बड़ी जो भुजा होती है इसको हम हिंदी में बोलते हैं विकर्ण, विकर्ण। सबसे लंबी जो भुजा होती है, ये तिरछी वाली जो भुजा नजर आ रही है हमें, सबसे लंबी, इसको बोलते हैं विकर्ण। और अंग्रेजी में इसको हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? हाइपोटेनियस, HYPOTENUSE, हाइपोटेनियस, या इसको हम डायगोनल भी बोल देते हैं। हाइपोटेनियस या डायगोनल। ठीक है। दूसरी भुजा जो ये 90 डिग्री की, 90 डिग्री के जस्ट सामने जो तिरछी भुजा है, ये तो विकर्ण कहलाती है, यानी AC, AC, इस चित्र के मुताबिक AC। ठीक है। और ये जो ऊर्ध्वाधर है AB भुजा जो है, इसको हम बोलेंगे लंब, जिस पे कोण बन रहा है,
इसको बोलते हैं हम, हिंदी में बोलते हैं लंब और अंग्रेजी में बोलते हैं परपेंडिकुलर। CULER, परपेंडिकुलर, लंब या परपेंडिकुलर। ठीक है। तीसरी जो भुजा होती है यहां पे, इसमें लंब कौन सा है? AB, ये वाला लंब है, दिस। ठीक है। विकर्ण कौन सा था? AC, ये वाला। अब बच गया हमारे पास में BC, ये वाली। इसको हम बोलते हैं आधार, हिंदी में बोलते हैं आधार और अंग्रेजी में हम इसको बोलते हैं बेस। बेस किसको बोल रहे हैं हम? बेस, BC को। ठीक है। ठीक है। अब जो पाइथागोरस प्रमेय है वो हमें ये बताती है, उसका क्या कहना है? उसका ये कहना है कि विकर्ण का हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर H स्क्वायर, ये मान लीजिए, इसको विकर्ण को H से लिख देता हूं, H स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर क्या होता है? अगर हमें हाइपोटेन्यूस का वर्ग ज्ञात करना है तो हमें क्या मालूम होना चाहिए? आधार यानी बेस, आधार का स्क्वायर प्लस लंब, परपेंडिकुलर, लंब का स्क्वायर, यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर P का स्क्वायर। ठीक है। विकर्ण का स्क्वायर अगर हमें ज्ञात करना है तो आधार और लंब के स्क्वायरों को जोड़ना होगा। ठीक है। इसी तरह से इससे दो और बन जाएंगे, इससे दो सूत्र और बन जाएंगे। यहां हमने विकर्ण की बात की थी, अगर हमें सिर्फ आधार ज्ञात करना हो, इधर आधार ज्ञात करना हो यानी B स्क्वायर ज्ञात करना हो, तो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकर्ण में से किसको घटाना है? H स्क्वायर तो यूं क्यों रहा? H का होल स्क्वायर तो विकर्ण नहीं, हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर तो यूं क्यों रहा? इसमें से अगर हम परपेंडिकुलर का स्क्वायर को घटा देंगे, क्योंकि पक्षांतर करेंगे तो अपना माइनस हो गया, तो H माइनस P स्क्वायर, तो हमें आधार यानी बेस प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अगर हम बेस के स्थान पर P रखना चाहें, परपेंडिकुलर को ज्ञात करना चाहें, तो P का स्क्वायर अगर हमें ज्ञात करना है तो हम क्या कर देंगे? हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है उसमें से बेस का जो स्क्वायर है उसको घटा देंगे, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी मेन फार्मूला जो है वो तो ये वाला है, विकर्ण का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय के अलावा शब्द समस्या में हमें जो सवाल दिए गए होते हैं उनमें मेंसुरेशन संबंधी सवाल भी होते हैं, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था। क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन को हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति में क्या आता है? मुख्यतया क्षेत्रफल और दो चीज आती है, एक तो आती है क्षेत्रफल, मुख्यतः क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को अंग्रेजी में बोलते हैं एरिया, AREA, एरिया। और दूसरा होता है परिमाप, परिमाप, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं पेरीमीटर, PERI, पेरीमीटर, पेरीमीटर। दो चीजें होती है क्षेत्रमिति में मुख्यतया, होती तो बहुत सी चीजें हैं लेकिन मुख्यतया जो है यहाँ पे दो बातों की हम चर्चा कर रहे हैं। एक है क्षेत्रफल यानी एरिया, दूसरा है परिमाप यानी पेरीमीटर। ठीक है।
अब क्षेत्रफल में भी हम मुख्यतः दो चीजों के क्षेत्रफल पर ध्यान देंगे और परिमाप में भी मुख्यतः दो चीजों के क्षेत्र परिमाप पर यानी पेरीमीटर पर ध्यान देंगे। कौन कौन सी दो चीजें हैं क्षेत्रफल में? एक तो हम ध्यान देंगे आयत पर। आयत, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, ठीक है। और दूसरा होता है वर्ग, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं स्क्वायर। SQUARE, स्क्वायर, ठीक है। अब आयत का जो क्षेत्रफल है, आयत किसको बोलते हैं? आयत का मतलब है जिसकी आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की साइड्स बराबर होती है, वो आयत होती है, ठीक है। से इसको ABCD ये मान लें हम। तो AB वाली भुजा और CD वाली भुजा, AD वाली साइड और AB वाली साइड और CD वाली साइड ये बराबर होती है। इसी तरह से AC वाली साइड, ये वाली साइड, और BD वाली साइड ये बराबर होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। इसका अगर क्षेत्रफल हमें निकालना है तो उसका फार्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक। लेंथ इंटू विड्थ ये फार्मूला होता है, ठीक। आप जानते होंगे, पहले पढ़ चुके हैं, कक्षा 9 में 8 में कई में पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। यहां पे सिर्फ मैं दोहरा रहा हूं। अगर वर्ग की बात करें तो वर्ग क्या होता है? चार भुजाओं से की बंद आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, ABCD, सारी भुजाएं बराबर हैं, सारी साइड्स बराबर होती है। वर्ग का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा, यानी भुजा का स्क्वायर। साइड का, भुजा को हिंदी में इंग्लिश में लिखते हैं हम साइड, साइड का स्क्वायर। कोई भी एक साइड हमें दी गई होती है, उसका अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो उसका क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अगर हम परिमाप की बात करें तो आयत के परिमाप का फार्मूला क्या होता है? परिमाप का मतलब क्या हुआ? परिमाप का मतलब हुआ कि अगर कोई आयत हमें दी गई है तो उसके इस पॉइंट से हम चलें, राउंड लगाएं और इस पॉइंट से घूम करके वापस से यहां पर आए, जितनी दूरी हम तय करते हैं उसको हम परिमाप बोलते हैं, ठीक है। आई बात समझ? खैर, परिधि या परिमाप बोलते हैं इसको, परिधि भी बोल देते हैं, ठीक है। अब आयत के परिमाप का फार्मूला क्या होता है? आयत के परिमाप का फार्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई, लेंथ और विड्थ को जोड़ करके उसको डबल कर देंगे तो परिमाप हमें प्राप्त हो जाएगा। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। ये होता है हमारा आयत के परिमाप का फार्मूला, ठीक है। इसी तरह वर्ग के परिमाप की बात करें तो उसका फार्मूला होता है 4 इंटू भुजा, यानी 4 इंटू साइड। जो भी भुजा हमें दी गई होती है उस भुजा को अगर हम 4 गुना कर देंगे तो हमें वर्ग का यानी स्क्वायर का परिमाप या पेरीमीटर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ? चलिए, ये तो हमने कुछ बातों पे चर्चा की कि जब भी हम वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ इस तरह की बातें हमारे सामने आएंगी और हमें समझने में हमें उनको आना चाहिए ताकि वो हमें आसानी से समझ में आ सकें वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं और सब समस्याओं को करते हैं, ठीक है।